आज जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वो सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है पावर, पॉलिटिक्स और पर्दे के पीछे चल रहे उस गेम की जो तय करेगा कि राजस्थान यूथ कांग्रेस का अगला चेहरा कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में इलेक्शन है या फिर सिलेक्शन पहले से ही तय हो चुका है? जरा सोचिए, आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो पहले एग्जाम होता है या पहले इंटरव्यू होता है? आप कहेंगे पहले एग्जाम होता है फिर इंटरव्यू होता है, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी है। यहाँ पहले इंटरव्यू होगा और अगर दिल्ली खुश हुई तभी आपको इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिलेगी। अब आप खुद समझ लीजिए गेम कहाँ से शुरू हो रहा है। दरअसल राजस्थान यूथ कांग्रेस में अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मेंबरशिप ड्राइव चालू है और जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ रही है वैसे वैसे दावेदारों की हलचल भी तेज हो रही है। लेकिन इस बार इलेक्शन थोड़ा सा अलग है, और अलग इतना है कि पुराने नेताओं तक को समझ नहीं आ रहा कि ये सिस्टम आखिर काम करेगा कैसे। पहला ट्विस्ट इसमें यह है कि कोई भी कैंडिडेट सीधे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पहले दिल्ली में बैठे लीडर्स उसका इंटरव्यू लेंगे और अगर वो अप्रूव हुआ तभी वो आगे बढ़ पाएगा। यानी सीधी भाषा में दिल्ली बोलेगी तभी राजस्थान में चुनाव लड़ोगे। अब आते हैं सबसे बड़े मुकाबले पर। दो नाम अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला नाम अनिल चोपड़ा का है और दूसरा नाम अभिषेक चौधरी का है। अब यहां से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अनिल चोपड़ा ओपनली कह चुके हैं कि उन्हें सचिन पायलट का सपोर्ट है, मतलब साफ है पायलट कैंप अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। अब सोचिए, जब रूल्स कह रहे हो कि कोई बड़ा नेता ओपनली सपोर्ट नहीं करेगा और उसी वक्त कैंडिडेट बोल दे कि मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस है या फिर सिस्टम को ओपन चैलेंज है। दूसरी तरफ है अभिषेक चौधरी, जो अभी ओपनली किसी कैंप का नाम नहीं ले रहे, लेकिन पॉलिटिक्स में एक रूल है, अगर एक तरफ पायलट है तो दूसरी तरफ पूरा बैलेंस खड़ा हो जाता है। यानी सीधी टक्कर बनती हुई दिख रही है और बैक स्टेज पर अलायंसेस भी बन रहे हैं, टूट रहे हैं। अब असली ट्विस्ट को सुनिए। इस इलेक्शन में सिर्फ पॉपुलैरिटी से काम नहीं चलेगा। पहले आपको नीचे लेवल पर डेलीगेट्स जितवाने होंगे, फिर वही डेलीगेट्स आपका सपोर्ट करेंगे और तभी आप ऊपर का इलेक्शन लड़ पाएंगे। मतलब ग्राउंड से लेकर टॉप तक पूरा चेन कंट्रोल करना पड़ेगा और यहीं से शुरू होता है पैसा, पावर और नेटवर्क का खेल। क्योंकि खबर यह भी है कि इस इलेक्शन में 10 से 15 करोड़ तक खर्च हो सकता है। अब आप खुद सोचिए, यूथ कांग्रेस का इलेक्शन है या मिनी असेंबली इलेक्शन है? एक और बड़ा सवाल ये है, क्या ये चुनाव सच में लोकतांत्रिक है? क्योंकि रूल्स हर बार बदल जाते हैं, प्रोसेस हर बार नई हो जाती है और फाइनल डिसीजन कहीं ना कहीं दिल्ली के हाथ में ही रहता है। तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वोट मायने भी रखता है या अप्रूवल ज्यादा जरूरी है? और अब आती है एक हिडन प्लेयर, नाम है निर्मल चौधरी। हाल ही में एनएसयूआई नेशनल प्रेसिडेंट की रेस में थे लेकिन जीत नहीं पाए। अब ऐसे में क्या वो खुद मैदान में उतरेंगे या किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट करके पूरा गेम बदल देंगे? क्योंकि ग्राउंड पर उनके सपोर्टर्स की संख्या कम नहीं है और अगर वो किसी एक के साथ खड़े हो गए तो पूरा इक्वेशन बदल सकता है। यूथ कांग्रेस की हालत भी समझिए। कभी ये ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस की बैकबोन मानी जाती थी, लेकिन आज हाल ये है कि ये अपने ही इवेंट्स में भीड़ नहीं जुटा पाती। बड़े प्रोग्राम्स में यूथ विंग गायब रहता है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अलग। तो सवाल ये भी है कि क्या ये चुनाव संगठन को रिवाइव करेगा या डिवाइड करेगा? दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ एक पद का नहीं है, ये आने वाले 2028 राजस्थान असेंबली इलेक्शंस का ट्रेलर है। जो यहाँ जीतेगा वो आगे एमएलए के टिकट का दावेदार बन सकता है, तो यहाँ ताकत दिखाएगा, वो फ्यूचर पॉलिटिक्स का चेहरा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये इलेक्शन है या फिर सिलेक्शन है? क्या यूथ डिसाइड करेगा या दिल्ली डिसाइड करेगी? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? क्या ये सिस्टम सही है या इसमें बदलाव होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और
पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।